हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रिकर्सिव रिलेशनशिप्स एंड टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ रिकर्सिव रिलेशनशिप। ओके, सो रिकर्सिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सी, जब कोई एंटिटी एसोसिएट होती है दूसरी एक एंटिटी से खुद के ही एंटिटी सेट में। ओके, सो व्हेन टू एंटिटीज ऑफ द सेम एंटिटी सेट, दो एंटिटी सेम ही एंटिटी सेट के एसोसिएट होते हैं वाया रिलेशनशिप, देन दैट रिलेशनशिप इज नोन एज अ रिकर्सिव रिलेशनशिप। ओके, सो लेट मी राइट डाउन व्हेन एन एंटिटी is associated to an entity from the same entity set via a relationship, then that relationship is called, is recursive relationship. Okay, it is also known as unary relationship. रिलेशनशिप। ठीक है, डिग्री इस रिलेशनशिप की 1 होगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट एक ही होगा, दैट्स व्हाई इट इज यूनरी रिलेशनशिप, राइट। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बात करते टाइम मैंने बोला था कि यूनरी का एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। ओके, सो इट इज वी आर डिस्कसिंग नाउ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ एंटिटी सेट दैट इज एम्प्लॉयज। ओके, और एम्प्लॉयज के खुद के एट्रीब्यूट्स होंगे, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन। सो and there is a relationship manages. Okay, so we want a relationship जहाँ पे हम कौन किसके अंडर में है या तो कौन सा एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय को रिपोर्ट करता है वो हमें रिलेशनशिप में मेंटेन करना है। तो जो मैनेजर होगा और जो उसका सबऑर्डिनेट होगा जो उनको रिप्लाई कर रहा होगा, दोनों एम्प्लॉयज टेबल को ही, दोनों एम्प्लॉयज एंटिटी सेट को ही बिलोंग करेंगे, राइट। So this is a unary relationship, okay, or you can say recursive relationship. Why recursive? Because मान लो A एम्प्लॉय है, वो B को मैनेज कर रहा है, B इज मैनेजिंग C, C इज मैनेजिंग D, तो काइंड ऑफ ये रिकर्सिव हो रहा है ना। सो A इज लेट्स से मैनेजर ऑफ B, B इज मैनेजर ऑफ C, C इज मैनेजर ऑफ D, तो एक तरह से रिकर्शन है, राइट, रिकर्सिव रिलेशनशिप है। सो दिस इज नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप और यूनरी रिलेशनशिप। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, दैट इज रोल नेम्स। रोल नेम्स का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे सेम एंटिटी सेट, दोनों एंटिटीज जो एक रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएटेड है, दोनों बिलोंग्स टू द सेम एंटिटी सेट। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा इसमें से मैनेजर कौन है एंड हु इज द सबऑर्डिनेट? सो हियर वी हैव टू मेंशन द role name. Okay, so for example, if I write manager, okay, and if I write subordinate, okay, so इसका मतलब क्या है कि यहां से जो एंटिटी आएगी रिलेशनशिप में वो सबऑर्डिनेट होगी और यहां से जो एंटिटी आएगी वो मैनेजर होगी। सो इस तरफ से लेट से A आता है एंड इस तरफ से लेट से B आता है, सो A इज द मैनेजर ऑफ B। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, राइट, एंड लेट्स से द रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहां पे दोनों एंटिटी सेट तो सेम है, सो आई विल राइट लेट्स से दिस इज मैनेजर एंड दिस इज द सबऑर्डिनेट। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रोल नेम्स, मतलब कि वो एंटिटी का रोल क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके, दिस इज नोन एज रोल नेम्स। ओके, so role names are mandatory for recursive or unary relationships. okay, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। and otherwise
ऑप्शनल, ओके। अगर बाइनरी टर्नरी ऐसी कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पे आपके जो रोल नेम होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, बिकॉज मान लो एक है डिपार्टमेंट, एक है प्रोफेसर, सो वी नो कि कौन सा एंटिटी क्या है, ओके। सो हियर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, ओके। सो दैट इज अबाउट रिकर्सिव रिलेशनशिप, ओके. So our next topic is types of entity set, but before that let's have a look at a term called key attribute, okay. So key attribute का मतलब क्या है? An attribute or a set of attribute which can uniquely identify an entity from an entity set. This is the definition. इसका मतलब क्या हुआ? एक एट्रीब्यूट या तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक एंटिटी सेट में से जो कि हमें उस एंटिटी सेट की कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करे, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे की एट्रीब्यूट्स, ओके. सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन. एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which can uniquely identify an entity in a entity set, okay. उनको हम बोलेंगे की एट्रीब्यूट्स. अब कीज पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट फॉर नाउ दिस मच इज इंपॉर्टेंट, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लेट्स से एंटिटी है प्रोफेसर, ओके. सो लेट्स से एक है उनका एम्प्लॉय आईडी, फिर लेट्स से एक है उनका नेम, एक है उनका फ़ोन नंबर, राइट, एक है उनका लेट्स से डिपार्टमेंट, लेट्स से अभी इतने 4 एट्रीब्यूट्स हैं. अब नेम जो है वो यूनिकली प्रोफेसर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज नेम कैन बी रिपीटेटिव. फोन नंबर भी काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कर सकता है, बट दैट इज नॉट कंसेप्चुअली करेक्ट टू मेक इट अ की एट्रीब्यूट. लाइक इट डज नॉट मेक अ वेरी गुड सेंस, राइट. यू कैन मेक इट बिकॉज फोन नंबर हर एक प्रोफेसर के यूनिक होंगे, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी मच you can say effective, or you can say logical to keep phone number as a key attribute. डिपार्टमेंट भी की एट्रीब्यूट नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल प्रोफेसर्स हो सकते हैं, राइट. सो डिपार्टमेंट के बेसिस पे आप प्रोफेसर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ प्रोफेसर? दैट इज एम्प्लॉय आईडी. लाइक कॉलेज में हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, राइट. अगर आपको रोल नंबर पता है तो वो स्टूडेंट को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे. सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉय आईडी पता है तो आप प्रोफेसर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे, ओके. सो यहाँ पे की एट्रीब्यूट क्या है? एम्प्लॉय आईडी. अब मैंने क्या बोला था? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी है हॉस्टल रूम, ओके. अब इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स है. लेट्स से हॉस्टल आईडी है, लेट्स से रूम नंबर है, राइट. देन लेट्स से वैकेंट करके एक है एट्रीब्यूट जो कि यस या नो होगा, राइट. देन लेट्स से कॉस्ट है, मतलब कि 6 मंथ्स का कॉस्ट कितना है, एक्सेट्रा, राइट. let's say there is something other also, like there is the cost, there is the hostel room, then let's say capacity, मतलब कि इस रूम में कितने स्टूडेंट्स रह सकते हैं, एक्सेट्रा. अब कैपेसिटी से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई हॉस्टल रूम. कॉस्ट से भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज मल्टीपल रूम्स के सेम कॉस्ट हो सकते हैं. वैकेंट है कि नहीं ऑल्सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई. रूम नंबर से भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज के मान लो सभी हॉस्टल रूम का डेटा रख रहे हो एक एंटिटी में, एक एंटिटी सेट में, तो अलग अलग हॉस्टल्स में सेम रूम नंबर हो सकते हैं. रूम नंबर 10 कैन बी प्रेजेंट इन हॉस्टल 1 एज वेल एज हॉस्टल 2, राइट. हॉस्टल आईडी से भी हॉस्टल रूम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्टल आईडी सेम हो सकती है मल्टीपल रूम्स के लिए. तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट क्या होगा? यहाँ पे की एट्रीब्यूट आपका हो जाएगा हॉस्टल आईडी कंबाइंड विथ रूम नंबर. बिकॉज हॉस्टल आईडी और रूम नंबर जब आप कंबाइन कर देते हो तो एक पर्टिकुलर रूम एक ही हॉस्टल में होगा और उसका एक हॉस्टल में एक रूम नंबर वाला एक ही रूम होगा. सो द की एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हियर, ओके. सो इट कैन बी अ सिंगल एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक, दैट इज
टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट। एंटिटी सेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो एंटिटी सेट दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, अनदर इज वीक एंटिटी सेट। ओके, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का मतलब क्या है? वो एंटिटी सेट जिनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ओके, so I can write entity set which can have their own independent existence। ओके, उनके एग्जिस्टेंस के लिए किसी और एंटिटी सेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होते हैं उनकी खुद की एट्रीब्यूट होती है। ओके, सो दीज हैव देयर ओन की। ओके, और की एट्रीब्यूट्स। ओके, सो उनकी खुद की होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ एंटिटी सेट डिपार्टमेंट। ओके, नाउ एक इनका होगा लेट्स से डिपार्टमेंट आईडी, देन लेट्स से डिपार्टमेंट नेम, राइट, देन लेट्स से फोन नंबर, देन लेट्स से एचओडी, राइट, देन लेट्स से what else can be there for a particular department, location, राइट, लेट्स से इतने एट्रीब्यूट्स हैं उनके। अब डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली एंटिटी है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे की एट्रीब्यूट क्या है? डिपार्टमेंट आईडी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीक एंटिटी सेट। ओके, वीक एंटिटी सेट क्या होते हैं? ये वो एंटिटी सेट होते हैं जिनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब कि दे आर डिपेंडेंट ऑन सम एंटिटी सेट फॉर दियर एग्जिस्टेंस। ओके, सो एंटिटी सेट which does not have its own independent existence. Okay, so their existence is dependent on some other entity set known as identifying entity सेट। मतलब कि उनका एग्जिस्टेंस जिस पे डिपेंड करेगा उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ें क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी सेट है लेट्स से रेस्टोरेंट ब्रांड। ओके, कोई एक रेस्टोरेंट ब्रांड है, राइट, और यहाँ पे है लेट्स से लिस्ट्स, एंड एक और है यहाँ पे फ्रेंचाइजी। ओके, अब यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी है, ओके, ऑल्सो एक और चीज, दे डू नॉट हैव दियर ओन की। ओके, उनके खुद के एट्रीब्यूट से उनकी की नहीं फॉर्म होती। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट ब्रांड है और लिस्ट्स करके है, एंड देन यू हैव द फ्रेंचाइजी। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी है दैट इज अ वीक एंटिटी सेट। ओके, फ्रेंचाइजी इज अ वीक एंटिटी सेट। पहले इनके एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट ब्रांड का है लेट्स से हेडक्वार्टर्स, मतलब कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ सिचुएटेड है। देन लेट्स से एक है रेस्टोरेंट आईडी, जो कि हर एक रेस्टोरेंट ब्रांड को अलग अलग दी गई होगी। ओके, देन लेट्स से देयर इज द कस्टमर सपोर्ट नंबर। ओके,
then there is the owner details, owner, okay, let's say इतने attributes है. and franchisee के क्या है, let's say एक है franchisee number, then let's say एक है city, and let's say तीसरा है area, okay, square feet area, कितना square feet area में वो franchisee spreaded है. अब एक बात समझो, अगर कोई रेस्टोरेंट ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी फ्रेंचाइजी कहाँ से एग्जिस्ट करेगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फ्रेंचाइजी जो है उसका एग्जिस्टेंस रेस्टोरेंट ब्रांड पे डिपेंडेंट है. कोई रेस्टोरेंट लेट्स से मैकडोनल्ड्स है, वो एग्जिस्ट करेगी तभी उसकी फ्रेंचाइजी है. देयर कैन नॉट बी अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ रेस्टोरेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो दैट्स वाई दिस इज द वीक एंटिटी सेट. ओके, दिस इज वीक एंटिटी सेट. ओके, और रेस्टोरेंट ब्रांड को हम क्या बोलेंगे? दिस इज आइडेंटिफाइंग एंटिटी set. Why? Because it identifies the franchisee set. Okay, entity set. Also weak entity set कैसे denote होते हैं? They are denoted in ER diagram by double rectangle. Okay, so in ER diagram weak entity set is represented by a double rectangle. ओके, ऑल्सो एक और चीज, ये जो रिलेशनशिप है जो कि इस वीक एंटिटी सेट को आइडेंटिफाई करती है, इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. ओके, दिस इज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. ओके, और जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होती है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, उनका ईआर डायग्राम में डबल डायमंड की मदद से रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके, नॉर्मल रिलेशनशिप का सिंगल डायमंड होता है, यहाँ पे डबल डायमंड होता है. अब कुछ और चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं. पहला तो कि ये जो रिलेशनशिप होती है ये 1:many फॉर्म की होती है, जहाँ पे 1 जो है वो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट की तरफ होता है और m जो है वो वीक एंटिटी सेट की तरफ होता है. ओके, सो अगर ये आपका E1 है, ये अगर आपका रिलेशनशिप R है, एंड ये अगर आपका E2 है, ओके, तो ये 1:m फॉर्मेट की होती है. वाई? बिकॉज E1 की एक एंटिटी E2 के मल्टीपल एंटिटीज के साथ एसोसिएट हो सकती है, बट E2 की एक एंटिटी E1 की एक ही एंटिटी के साथ एसोसिएट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी हम इस बात को समझ सकते हैं, एक रेस्टोरेंट ब्रांड की मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हो सकती है, लेकिन एक कोई फ्रेंचाइजी एक ही रेस्टोरेंट ब्रांड को बिलोंग कर सकती है, राइट? सो दिस इज 1:m फॉर्मेट ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये यहां पे मैंने डिनोट कर दिया. ठीक है, एक और चीज, अब कोई भी जो फ्रेंचाइजी है वो रेस्टोरेंट ब्रांड को तो बिलोंग करेगी ही करेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, कोई रेस्टोरेंट ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी कोई फ्रेंचाइजी ओपन नहीं करी. फॉर एग्जाम्पल, लेट से वो क्या बोलते हैं उसको, उस टर्म को, क्लाउड किचन है फॉर एग्जाम्पल. तो कोई फिजिकल फ्रेंचाइजी नहीं है, तो ब्रांड एग्जिस्ट करता है बट उनका फ्रेंचाइजी नहीं है. तो वो हो सकता है कि कोई रेस्टोरेंट ब्रांड रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन जो वीक एंटिटी सेट का एंटिटी होगा, फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंचाइजी होगी, तो वो तो किसी ना किसी रेस्टोरेंट को बिलोंग करेगी ही करेगी. तो वीक एंटिटी सेट की हर एक एंटिटी रिलेशनशिप में एसोसिएट होगी ही होगी, राइट? तो वीक एंटिटी सेट की तरफ से हमें टोटल पार्टिसिपेशन मिलेगा. एंड बिकॉज ये 1:m है, तो यहाँ पे मैं एक एरो भी ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, सो in identifying relationship, weak entity set has total participation. ओके, इसके अलावा और क्या चीजें नोट कर सकते हैं? मैंने क्या बोला था, वीक एंटिटी सेट की खुद की की नहीं होगी. अब ये जो फ्रेंचाइजी है, क्या फ्रेंचाइजी नंबर से हम बता सकते हैं किसकी बात हो रही है? नहीं, क्योंकि मल्टीपल रेस्टोरेंट ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी नंबर 1 हो सकती है,
मैकडोनल्ड्स की भी फ्रेंचाइजी नंबर 1 हो सकती है, चाय सुट्टा बार की भी फ्रेंचाइजी नंबर 1 हो सकती है, राइट। फिर सिटी से भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक सिटी में अलग अलग फ्रेंचाइजीज हो सकती है अलग अलग ब्रांड्स की। स्क्वायर एरिया से भी नहीं कर सकते, लेट्स से 100 मीटर स्क्वायर है, ओके, तो उतना एरिया मल्टीपल रेस्टोरेंट्स का हो सकता है। तो इनकी कोई की एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये जो फ्रेंचाइजी एंटिटी है, वीक एंटिटी, उनकी प्राइमरी की या की कैसे बनेगी? लेट्स नॉट यूज द टर्म प्राइमरी की। उसकी की कैसे बनेगी? उसकी की बनेगी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द की ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट एंड इट्स ओन सम एट्रीब्यूट्स, ओके। सो की ऑफ weak entity set is key of identifying entity set plus some extra attributes known as discriminator attributes और पार्शियल की, ओके, इनको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स और पार्शियल की। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो फ्रेंचाइजी है तो किसी भी एंटिटी की प्राइमरी की क्या होगी? रेस्टोरेंट ब्रांड की क्या है? रेस्टोरेंट आईडी। तो रेस्टोरेंट आईडी प्लस अ डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट फ्रॉम द वीक एंटिटी सेट क्या हो सकता है? फ्रेंचाइजी नंबर। तो अगर मैं रेस्टोरेंट आईडी और फ्रेंचाइजी नंबर दोनों को क्लब कर दूं तो एक रेस्टोरेंट आईडी का एक फ्रेंचाइजी नंबर यूनिक ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका फ्रेंचाइजी नंबर 1, फ्रेंचाइजी नंबर 2, फ्रेंचाइजी नंबर 3 वो यूनिक होगा, राइट। सो यहां पे हमारे केस में क्या होगा? इन आवर केस की विल बी रेस्टोरेंट आईडी प्लस फ्रेंचाइजी नंबर। अब ये दोनों को मिला के मैं कोई भी एंटिटी आइडेंटिफाई कर सकता हूं यूनिकली, राइट। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स और पार्शियल की, क्योंकि ये कंप्लीट की नहीं है, राइट। तो या तो हम पार्शियल की भी बोल सकते हैं या डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। मतलब कि अगर आपने रेस्टोरेंट आईडी फिक्स कर दी तो फ्रेंचाइजी नंबर अब उस रेस्टोरेंट आईडी की जितनी भी फ्रेंचाइजी है उसमें डिस्क्रिमिनेट या सेपरेट करने में आपको हेल्प करेगा, ओके। सम अदर पॉइंट्स टू नोट: identifying entity set is or you can say identifying entity set may also be weak entity set, ओके। जो आइडेंटिफाइंग है वो खुद भी वीक हो सकती है, ओके। मतलब कि हो सकता है कि कोई एंटिटी सेट E1 है एंड कोई एंटिटी सेट E2 है, अब ये खुद में वीक है, राइट, एंड देयर इज दिस रिलेशनशिप। आई एम नॉट मार्किंग ईच एंड एवरी नोटेशन, ओके, टोटल पार्टिसिपेशन एंड एरो एंड ऑल, यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। वो सारे नोटेशन एग्जैक्टली हमने उस एग्जाम्पल में समझ लिया है। हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस एग्जाम्पल, ओके। तो हो सकता है कि ये जो E3 है वो वीक एंटिटी सेट हो जिसका आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट E2 हो एंड E2 का आइडेंटिफाइंग सेट E1 हो जो कि स्ट्रांग हो, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो E3 की प्राइमरी की क्या होगी? E2 की प्लस E3 के डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स, और E2 की क्या है? E1 की और E2 के डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स। तो इसकी की क्या हो जाएगी? की ऑफ E1 प्लस डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स ऑफ E2 प्लस डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स ऑफ E3। इन तीनों को मिला के हम E3 की कोई भी एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ऑल्सो से कि जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट है इट ओन्स द वीक एंटिटी सेट। मतलब कि यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि रेस्टोरेंट ब्रांड owns the franchisee entity set, okay।
identifying entity set is said to own the weak entity set. ओके, एंड वन मोर पॉइंट, ये जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है इट डज नॉट नेसेसरीली ऑलवेज बी बाइनरी, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ये E1 है, ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है, ओके, आर, ये E2 है और ये वीक एंटिटी है E3, ओके. सो E3 इज आइडेंटिफाइड विथ E1 एज वेल एज E2, दोनों की मदद से E3 का कोई एंटिटी आइडेंटिफाई होगा, ओके. सो यू